यह कथा है उत्तर वैदिक युग की, जब आर्यजन चरवाहों से किसान बने, लौह युग की चमक से धरती जागी, राज्यों का जन्म हुआ और मनुष्य ने पहली बार अपने अंदर के ब्रह्म को खोजा। आइए चलें इस परिवर्तन की अनूठी यात्रा पर। हम ऋग्वेद के आरंभिक संसार में उतरते हैं, जहाँ सप्त सिंधु की धरती पर चरवाहे, रथ और अग्निकुंड जीवन का केंद्र है। कवि देवताओं से संवाद करते हैं और समाज उपहार, साहस, वचनबद्धता और यज्ञ की धुरी पर घूमता है, एक गतिमान स्मृति आधारित संस्कृति में। ऋग्वैदिक कवि स्वयं को उत्तर पश्चिम में बसाते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां काबुल, स्वात, वितस्ता, असिकनी, परुष्णी, विपाश, सतुद्री, पूरब में यमुना की छनक और कहीं कहीं सरस्वती की गूंज। दशराग्य कारण परुष्णी, रावी किनारों पर सिमटा दिखता है। यह भूक्षेत्र मैदान, तराई और स्टेपी का मिश्रण है, जहां मानसून और हिमपिघलती नदियों की लय चराई, मौसमी बुवाई और पर्वत त्योहार तय करती है। झुंडों के साथ गतिशीलता और कैलेंडर में ऋतुओं की अनुगूंज यहीं के समाज का धड़कता समय सारिणी है। पश्चिमोत्तर में कुछ देर तक लेथरपा बसावटें टिकती हैं। स्वात की ओर गांधार ग्रेव कल्चर दिखाई देता है। ऋग्वेद स्वयं कोई पुरातत्व ग्रंथ नहीं, पर इसका भूगोल इन क्षितिजों से मेल खाता है। विविध सामग्री पर एक साझा नदी मैदान की स्मृतियां। ऋग्वैदिक धन का हृदय गायें हैं। युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गायों की खोज। छापामारी, रक्षा और दान की पुनर्वितरणी श्रृंखला से प्रतिष्ठा बनती है। राजा का वैभव उदारता में नापते हैं। पुरोहित और कवि यशगान से उसे समाज में बांधते हैं। खेतों में जौ, यव सबसे प्रमुख दिखता है। लकड़ी के हल से जोत, अल्प सिंचाई और मौसमी बुआई। हिरन सा चपल चरवाहा जीवन खेती का सहचर है। पूरब में बाद में धान फलेगा, अभी तो चराई खेती का संतुलन ही जीवन रणनीति है। घोड़े प्रिय हैं, पर आजीविका गायें। हल्के तीलियांदार पहियों वाले रथ युद्ध, शिकार और शाही वैभव के प्रतीक हैं। कवि रथ की गति, शस्त्रों की चमक और सारथी की कुशलता का गान करते हैं। गति ही शक्ति है और रथ उसका मुख। कासा और ताबा औजारों और आभूषणों में चलते हैं। लौह अभी व्यापक नहीं। बड़ी रथ निर्माता, लोहार, बुनकर, चर्म कारीगर, कबीलाई और घुमंतू कुशलता का जाल बुनते हैं। नगर जैसी व्यापकता नहीं, पर शिल्प की पहचान गहरी है। वाणिज्य का चेहरा बार्टर और प्रतिष्ठा वस्तुओं का है। निष्क सोने की गर्दनी या कंठार, दान और दक्षिणा की धारा में चलती मूल्य इकाई है। मानकीकृत सिक्के बहुत बाद में आएंगे। अभी नाम, यश और वस्तु विनिमय ही भरोसा है। झोपड़ियां सादी, पर घर का हृदय गर्भवत्य अग्नि है। रसोई, अतिथि सत्कार और छोटे बड़े अनुष्ठान यही परिवार का ताना बाना बनता है। पितृसत्ता दिखती है, पर कठोरता एक समान नहीं। रिश्तेदारी से श्रम, रक्षा और यज्ञ का जाल बुना है। राजनीति का आधार जन, लचीली गठबंधनों से बनी हुई जनता, उसके भीतर विष यानी कुलजाति और सबसे नीचे गृह। पहचान स्थिर नहीं। युद्ध, विवाह, दावत और यज्ञ में दोस्तियां बनती बिगड़ती हैं। कवि उसी तरलता को शब्द देते हैं। राजन युद्ध, नेता और दानवीर है, अभी कोई भारी नौकरशाही नहीं। उसकी वैधता शौर्य, उदारता और यज्ञ शुद्धता पर टिकती है। पुरोहित रणनीतिक सलाहकार और अनुष्ठान विशेषज्ञ, इन दोनों का तालमेल ही जन हित, देव कृपा और यश का पुल रचता। सभा और समिति, परामर्श, न्याय और उत्सव के मंच। उनके अधिकार स्पष्ट नहीं, पर वे सहभागिता और विमर्श का संकेत हैं। विवाद सुलझते, संकल्प बनते और कवि निर्णयों को गीत में बांधते। समुदाय के नैतिक स्वर वहीं संवरते हैं। चरागाह, जल और प्रतिष्ठा पर टकराव। दशराग्य में भरतों का पड़ोसी जनों से भीषण संग्राम। गठबंधन बनते बिखरते, कवि प्रशंसा और उपहास से मनोबल करते। रथ, धनु, वज्र समान गर्जन, पर अंतःनीति, समय और धरती की समझ विजय दिलाती है। आरंभिक परतों में 4 वर्णों का कठोर ढांचा नहीं। पुरोहित और क्षत्रिय अलग पहचाने जाते हैं। विष यानी उत्पादक आधार, शूद्र शब्द दुर्लभ और धुंधला। पुरुष सूक्त 10.90 का समावेश बाद की प्रवृत्ति का संकेत है। तब सामाजिक वर्गीकरण सख्त होने लगा। घोषा, लोपामुद्रा, आपाला, स्त्रियां ऋचा रचती हैं। ब्रह्मोद्यों में तीखे प्रश्न पूछती हैं। विवाह विविध, कुछ जगह देवर विवाह सा विधान। विधवा विवाह पर प्रारंभिक काल में कड़ा निषेध नहीं, बाद में नियंत्रण बढ़ते हैं। यहाँ स्वर अपेक्षाकृत खुला है। दास और दस्यु अक्सर वे जो दूसरी बोली, रीति या व्रत रखते हैं। प्रतिद्वंद्वी और बाहरी समुदाय समय के साथ दास्ता, अधीनता या मित्र बंधु के रूप में समाहित भी होते हैं। शुरुआती दौर तरल है, बाद की सदियों में अनुक्रम कठोर पड़ता है। यज्ञ, संपर्क की धुरी, अग्नि देवताओं का मुख और वाहक, मंत्र और अर्पण उसके माध्यम से स्वर्ग पहुंचते हैं। शुद्धि, क्रम और श्रद्धा, इनसे देव मनुष्य बनता है। कवि अग्नि को अतिथि, दूत और मित्र की तरह पुकारते हैं। आहुति में संसार जुड़ता है। सोम, एक पौधा जिसका रस निचोड़ा, छाना और देवों को अर्पित किया जाता है, वही कवि की वाणी को प्रखर बनाता है। उसकी वनस्पति पहचान विवादित, पर अनुष्ठानिक भूमिका स्पष्ट। सोम के साथ देव शक्तिमान और कवि अंतर्मन के द्वार खोलते हैं। इंद्र, वज्रधारी, जल विमोचक। अग्नि, यज्ञ संचारी। वरुण, ऋत के रक्षक। मित्र, बंधन और वाचा। उषस, प्रभात। सूर्य, वायु, अश्विनी कुमार, वैद्य। मरुत, तूफानी तरुण। देवों से विनिमय और श्रद्धा दोनों साथ चलते हैं। वे कवियों की दुनिया में सजीव उपस्थिति है। ऋत, ब्रह्मांड का क्रम। ऋतु, वचन, व्रत और यज्ञ की सटीकता। पाप इस समन्वय को तोड़ता, प्रायश्चित और विधि उसे संभालते। स्वर्ग वांछित है, पितरों का सम्मान स्थिर। पुनर्जन्म के संकेत हैं, पर आरंभिक परत में सिद्धांत अभी केंद्र में नहीं। घर में गर्भवत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, 3 अग्नियां। सार्वजनिक श्रोत में आह्वान के लिए टीम।
होटा, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा बाद में और व्यवस्थित होंगे। आरंभिक युग में प्रातः, सायं, सोम, अनुष्ठान जैसे मूल यज्ञ प्रधान है। ऋग्वेद पीढ़ी दर पीढ़ी मुखाग्र, पदपाठ, क्रमपाठ और विविध आवृत्तियों से अक्षर ध्वनि तक सुरक्षित। उच्चारण, लय और विराम हर कड़ी नियमबद्ध, ताकि बिना लेखन भी पाठ अविचल रहे। यही स्मृति तकनीक सभ्यता की रीढ़ बनती है। छंद, गायत्री, त्रिष्टुभ, जगती, लय और स्मृति का ढांचा, अनुप्रास, रूपक, सूत्र, वाक्य, कवि का शस्त्र। गुरुकुल में छोटे समूह, कुल, परंपरा और आगे चलकर शाखाएं, पाठ, अर्थ और विधि की विविध धाराएं एक ही नदी में मिलती हुई। रथ हल्के, तीलियों वाले, धनुष मिश्रित, भाले और चमड़े के कवच। रथ, सेना प्रतिष्ठित, पदाति कम गौरवित स्मृतियों में। युद्ध, यात्राएं मौसम के अनुकूल, गति, घेर और वापसी का तंत्र। कवियों के अलंकारों में युद्ध नीति की छाया दिखती है। हल, हंसिया, ओखली, मूसल, ताम्र, कांच के औजार, गाड़ियां और बैलगाड़ियों से परिवहन। काष्ठ, कला, बुनाई, चर्म शिल्प गृहस्थी को टिकाऊ बनाते हैं। चलायमान जीवन होते हुए भी सामग्री का संसार समृद्ध और उपयोगी है, सादा पर अभावग्रस्त नहीं। यद्यपि सामवेद आगे रचित, पर ऋचा धुनों से संगीत संस्कृति झलकती है। डुग्गू डुग्गू दुदुब्धि, बांसुरी, वीणा सदृश तंतुवाद्य। अनुष्ठान, उत्सव और विजय गीत स्वर सामूहिकता को बांधते हैं। ध्वनि ही स्मृति का सहारा बनती है। आर्य कोई जैविक नस्ल नहीं, बल्कि आचार, भाषा और यज्ञ संस्कृति का साझा मान। आर्य बनना सदाचार, सत्य, वचन और अतिथि सत्कार से है। समुदाय गठबंधन और वाचा से बनते हैं, रंग रूप से नहीं। भाषा और रीति ही पहचान का सूत्र है। भारोपीय मूल में कम, पर भारतीय आर्य भाषाओं में मूर्धन्य, रेट्रोफ्लेक्स ध्वनियां दिखती हैं। स्थानीय भाषिक संपर्क का संकेत, खेती और शिल्प के शब्दों में उधारी की छाप। जगह, नाम भी मिश्रित परतें बताते हैं। भाषाएं एक दूसरे में घुलती हैं। यमुना, गंगा की पुकार सुनाई देती है। लोहे की दूर आती सुबह जंगल चीरने को तैयार। यज्ञ विस्तार पाता है, राजसत्ता सुदृढ़ होती है। और वन आश्रमों में प्रश्न उठता है, क्या असली वेदी ईंटों में है या हृदय के भीतर? अब इसी रूपांतरण की यात्रा अगले भाग में।